जय श्री राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी के जीवन का सच। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी लंबी चर्चा की। मैंने काफ़ी जानकारी आपको मोटे मोटे तौर पर देने की कोशिश की, कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखे। शायद आपको वो सभी पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पहला तथ्य जो फैक्ट फाइंड किया था वो ये था कि जो सरकारी स्टैंड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, कि भारत सरकार का जो कहना है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मित्सुबिशी जो एरोड्राम है उस पर विमान दुर्घटना में 3rd डिग्री बर्न होने के बाद 5 दिन बाद डेथ हो गई। तो ये भारत सरकार का स्टैंड है। इस पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यदि ये सच है तो डीएनए टेस्ट जो अस्थियां हैं उनका करवाया जाना चाहिए, और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी मैंने आपको पर्याप्त उदाहरण दे दिया था एक राजस्थान से। अब देखिए, इस तथ्य को यदि हम खंगालते हैं, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को भी साइड में रखकर, उस दौरान जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं पर यदि हम जाते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी तथ्यात्मक रूप से आपके सामने होगी और आप उसे समझ भी पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बॉस मिस्ट्री जो शब्द है, यह शब्द किसी भारतीय का दिया हुआ नहीं है, किसी भारतीय राजनेता का दिया हुआ नहीं है, कलकत्ता में बैठे या भारतीय राजनीति में विपक्ष में बैठे लोगों का ये कार्य नहीं है। उस समय भारत में सन 1945 में इतनी समझ लोगों को नहीं थी कि कोई व्यक्ति अपनी ही मौत का झूठा नाटक कर सकता है, ये बात भी सोच पाए। बॉस मिस्ट्री वर्ड जो था, ये सबसे पहले जिन्होंने दिया वो थे अमेरिकी और अंग्रेज। इस संबंध में जब खबर आई ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि नेताजी की प्लेन क्रैश में जलकर मौत हो चुकी है, ये मैं आपको एकदम तथ्यात्मक बातें बताता जा रहा हूं जिनको आप मिलाकर एकदम जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और जिनके आधार पर आप सच तक पहुंचेंगे। नोट करते रहिएगा सुनते हुए एक एक बात को, जो मैं महत्वपूर्ण बात बोलूं। तो उस समय जब ये खबर ऑल इंडिया रेडियो, जो उस समय रेडियो था, उस रेडियो पर जब ये खबर आई तो उस समय भारत के वाइसराय हुआ करते थे आर्चिबल्ड वेवल। ये भारत के वाइसराय भी थे, साथ में उस समय भारत का फील्ड मार्शल भी यही व्यक्ति था। इसने जैसे ही इस खबर को सुना, इसने अपनी डायरी में नोट किया और 70 के दशक में वो डायरी प्रकाशित हुई जो आज उपलब्ध है। आर्चिबल्ड वेवल की डायरी के नाम से अभी आपको मिल जाएंगी, जिसमें बकायदा लिखा हुआ है जो उसने उस दिन लिखा था। उसने क्या लिखा था कि मुझे पूरी तरह पता था कि अंतिम समय में यही होगा। ये व्यक्ति अंडरग्राउंड हो चुका है। ये आर्चिबल्ड वेवल का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं। आर्ची वेवल ने कहा कि ये आदमी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मुझे पहले से पता था कि यही खबर आएगी, और खबर आने का कारण क्या था वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेताजी अगर गिरफ्तार होते तो या तो फांसी होती या ऐसी जगह उनको रखा जाता कि दोबारा भारत का मुंह नहीं देख पाते। तो पहला जो आदमी था आर्चिबल्ड वेवल था, जिसने इस चीज को कहा कि नेताजी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, मतलब नेताजी विमान दुर्घटना में मरे नहीं हैं। इसी कड़ी में फिर दूसरा नाम जुड़ा जो कि सबसे बड़ा नाम था, और उनके द्वारा कही हुई बात भारत के छोटे से छोटे अखबार से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स तक में ये काफ़ी दिनों तक छपी थी। वो थे खुद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और जल्द ही भारत आएंगे। और बहुत बड़ी स्टेटमेंट उस समय महात्मा गांधी की ये थी, जिसको लगभग हर न्यूज़पेपर ने, हर मीडिया हाउस ने कवर किया। इसी कड़ी में तीसरा आदमी जो है जिसने ये दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं हैं, अल्फ्रेड वॉक नामक का एक पत्रकार था जो अमेरिकी जर्नलिस्ट था। 29 अगस्त 1945 को नेहरू जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस व्यक्ति ने इंटरप्ट किया, मतलब बीच में खड़ा हुआ। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित थी।
ये व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ और इसने कहा कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को सैगोन में अभी कुछ दिन पूर्व जीवित देखा है। 18 अगस्त 1945 के बाद, 18 अगस्त के बाद 29 अगस्त को यह आदमी बोल रहा है कि मैंने 18 अगस्त के बाद नेताजी को जीवित देखा है। ये भी बहुत बड़ी कवरेज उस समय बनी, लेकिन बाद में दबा दिया गया। अब जब ये सारी चीज़ें सामने चली तो इन चीज़ों के चलने के बाद उस समय अंग्रेज बेवकूफ़ तो थे नहीं। अंग्रेजों को लगा कुछ गड़बड़ है। गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अमेरिकी पत्रकार स्टेटमेंट दे रहा है, प्रधानमंत्री जो उस समय राष्ट्राध्यक्ष थे नेहरू जी, तो नेहरू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि कोई पत्रकार बोल रहा है तो पत्रकार बिना सिर पैर की बात इतनी बड़ी इश्यू पर नहीं बोलेगा। गांधी जी बिना सिर पैर की बात नहीं बोलेंगे। और फील्ड मार्शल और वाइसराय जो भारत का है वो कह रहा है अंग्रेज, तो वो भी कोई बिना उस पर नहीं कह रहा है। तो अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी बनाई और ये जांच आयोग लगभग 1945-46 के दरमियान बना, जिसमें कुछ चुनिंदा जो अफसर थे भारत में जो नेताजी पर ही कार्य कर रहे थे, उन अफसरों को लिया गया। वो क्या था, डब्ल्यू बेक्राइट जो आईबी के अफसर थे, उस समय सबसे बड़े अफसर थे, उनको इस टीम का इंचार्ज बनाया गया। और साथ में पीएस फिनी जो आईबी में भी कार्यरत थे, साथ में कलकत्ता पुलिस के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। और इन्होंने अपना लंबा समय कार्यकाल का नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चेस करने में खर्च किया, तो इन्हें भी उस टीम में लिया गया। साथ ही तीसरा जो नाम था वो थे पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी राय बहादुर बद्रीनाथ बख्शी। इन तीनों व्यक्तियों की एक जांच कमेटी बनाई। ये जांच कमेटी सैगोन से लेकर उन तमाम जगहों पर गई जहां जहां नेताजी की मौत का, उनसे जुड़ी घटना दुर्घटना का दावा किया जाता है। अंत में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की, ये 1997 में ये जांच रिपोर्ट फिर सामने आई। अभी इसको आप आराम से देख सकते हैं, काफ़ी जगह उपलब्ध हो जाएगी, थोड़ी सी मशक्क़त करेंगे तो इन्होंने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया, काफ़ी लोगों को इन लोगों ने इंट्रोगेट किया, तमाम जो लोग थे उनसे पूछताछ की। तो इन्होंने अपनी जांच में पाया कि नेताजी की मौत से संबंधित जो खबर हैं, जो न्यूज हैं, वो पूरी की पूरी न्यूज केवल हीयर्स हैं, मतलब तथ्यात्मक नहीं, केवल सुनी सुनाई हीयर्स पर आधारित है। जापान के कुछ अफसरों ने ये खबर बाहर फैलाई और लोग सुनते गए, आगे बढ़ाते गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तीनों अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट में लिखते हैं कि नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत से जुड़ा हुआ कोई सीधा सबूत किसी के पास भी नहीं है। इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि जब हमने जापानी अफसरों से पूछताछ की जो नेताजी के साथ काम कर रहे थे, उन अफसरों से पूछताछ में पता लगा कि इन्होंने नेताजी से संबंधित सारी फाइलों को जला दिया है। आज नेताजी से जुड़ी हुई कोई फाइल जापान सेना या जापानी सरकार के पास नहीं है। बड़ी एक विडंबना देखिए कि खुद अंग्रेज उस समय इस चीज़ को कह रहे थे कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई। 3 बड़े अधिकारी जो जांच करते हैं वो अपनी जांच में कहते हैं कि नेताजी की मौत से जुड़ा हुआ सीधा कोई भी उनके पास सबूत नहीं है। उनके क्या, इवन किसी के पास नहीं है। न जली हुई लाश का फोटोग्राफ है, न दुर्घटना का सही स्थल, दुर्घटना हुई उसका कोई ब्यौरा, विमान दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है वहाँ पर। क्योंकि जिस समय ये दुर्घटना बताई जाती है उस समय अमेरिकन्स ने उस एरिया को पूरा कैप्चर कर लिया था। तो अमेरिकन्स ने खुद जो वहाँ पर तैनात कंपनियाँ थी, उन कंपनी के अफसरों से जब पूछताछ की गई कि आपने यहाँ पर कोई विमान हादसा देखा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने इस दिन, इस महीने, इस साल में कोई विमान हादसा यहाँ नहीं देखा। लेकिन बड़ी सफाई के साथ जापानियों ने ये झूठ इतना बढ़िया तरीके से बरकरार रखा कि अंत में अंग्रेजों को भी केवल यही लिखना पड़ा कि मौत से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि बाद में इसी जांच टीम में एक पीएस फिनी जो अधिकारी थे हरिओम, जिन्होंने आईबी में भी कार्य किया था और कलकत्ता पुलिस के साथ, मैंने आपको बताया कि कलकत्ता पुलिस के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चेस कर रहे थे, उन पीएस फिनी ने वातानेब नाम के एक व्यक्ति का इंट्रोगेशन किया।
अब ये वातानेव कौन था कि जब 16-17 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जापानी सेना के कुछ अफसरों, साथ में नेताजी के कुछ चुनिंदा जो लोग थे, जैसे कि गुलजारा, आबिद हसन, हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, ऐसे अय्यर, ये जापानी अफसरों के साथ बैठक में बैठे हुए थे और ये वातानेव वहाँ पर टंकण का, टाइपिस्ट का कार्य कर रहा था, उस बैठक को टाइप करके लिखने का, मिनट्स नोट करना जिसको कहते हैं। तो ये भी 97 के समथिंग सामने आया था डॉक्यूमेंट। तो कि जब वातानेव ने अपने सेकंड पैरा में जो चीज़ लिखी वो अंग्रेजों की जो जांच टीम थी उसको सौंपी भी, और उसमें बाकायदा साफ साफ लिखा था कि 16-17 अगस्त की दरमियानी जो रात में बैठक हो रही थी उसमें यही विषय सबसे ज़्यादा जनरल यशोदा जो जापानी सेना के अफसर थे और नेताजी से बातचीत करने के लिए जापानी सरकार ने जिनको अधिकृत किया हुआ था, उन जनरल यशोदा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी टीम के बीच केवल इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कि अब नेताजी को कहाँ लेकर जाया जाए। वो अलग अलग जगह, इनको सैगोन ही रखा जाए या इनको मंचूरिया लेकर जाया जाए, इनको रूस पहुंचाया जाए या इनको टोक्यो ले जाया जाए। ये चर्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उस बैठक के दौरान चल रही थी। ये वातानेव ने अपने इंट्रोगेशन में बताया। उसके बेस पे पीएस फिनी ने भी अपनी खुद की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो रिपोर्ट आज अवेलेबल है। उस रिपोर्ट में इसने लिखा कि जब मैंने वातानेव का इंट्रोगेशन किया तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि नेताजी नाम का जो व्यक्ति है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, और देखिए क्या होता है कि इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो आपकी हमारी तरह लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखते, वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एकदम सीधी सीधी चीज़ें लिखते हैं। तो उसने बड़ा सीधा तरीके से पैरा नंबर 3 में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मैंने वातानेव का इंट्रोगेशन किया। इंट्रोगेशन करने के बाद मुझे पता लगा कि वातानेव उस दिन बैठक में टाइपिस्ट की भूमिका निभा रहा था और इसने अपनी रिपोर्ट में भी टाइप किया इस चीज़ को कि वो लोग इस योजना को बना रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहाँ लेकर जाया जाए। दूसरा कि वातानेव के इंट्रोगेशन में ही हमें पता लगा, ये पीएस फिनी की स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसको उसी तरीके से सुनिए कि ये पीएस फिनी की स्टेटमेंट है उस समय की। पीएस फिनी कहते हैं कि जब इंट्रोगेशन किया तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आई अलग अलग बयानों में जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है कि ये पूरी की पूरी चीज़ एक योजना बनाकर की गई थी। जैसे कि क्या चीज़ हुई कि नेताजी जब जाने वाले थे तो 15 अगस्त को इनके जो सबसे बड़े जो अधिकारी थे आईएनए के, उन्होंने नेताजी से अलग होकर वो चले गए। जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उनके नेताजी के, वो अलग होकर चले गए। दूसरा, ऐसा लग रहा था आसपास के लोगों को भी, और आसपास के लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि नेताजी का व्यवहार उस समय मानो ऐसा हो कि वो कहीं ऐसी यात्रा पर जाने वाले हैं जहां से वो लौटकर वापस आएंगे ही नहीं। एक सामान्य आदमी अपने जीवन में रोज जब सोता है और उठता है तो वो सामान्य ही अपना कार्य करता है, लेकिन नेताजी 1 या 2 दिन पहले इस तरीके से कार्य कर रहे थे जैसे बिल्कुल आखिरी समय में कोई व्यक्ति अपना कार्य निपटाता है बड़ी तेजी से, जिसे पता हो कि यह आखिरी समय है या इस कार्य को करने का अब मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस गति से नेताजी ने अपना कार्य किया। तीसरी चीज, नेताजी जब जा रहे थे तो नेताजी ने तमाम गर्म कपड़े अपने बैग में रखे। अब इससे गर्म कपड़े रखने से एक चीज साबित हो जाती है कि साहब कोई आदमी गर्म कपड़े रख कर ले जा रहा है और वो उसे केवल टोक्यो जाना है तो वो गर्म कपड़े भर कर क्यों ले जाएगा। जबकि गर्म कपड़े का अगर देखा जाए तो रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय जापान का मौसम वैसा ही गर्म ही रहता है, आमतौर पर जैसा हमारा होता है वैसा ही रहता है, लेकिन रूस का मौसम उस समय कड़ाके की ठंड वाला होता है। तो आदमी गर्म कपड़े लेकर जा रहा है, मतलब वो टोक्यो जा ही नहीं रहा।
एक और चीज़ इस इंट्रोगेशन में निकल कर आई कि नेताजी, जो सबको डोमेन में भी है, कि नेताजी अपना सारा खजाना साथ लेकर जा रहे थे। अब भाई साहब, जो व्यक्ति केवल सरेंडर करना है, ये बातचीत करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक कि साहब सरेंडर कैसे करना है, ये बातचीत करने टोक्यो जा रहा है, तो वो व्यक्ति साथ में अपना तमाम जो खजाना है आईएनए का, वो साथ क्यों लेकर जाएगा? जबकि उसे अगर इसी कहानी के हिसाब से देखें तो उसे तो बातचीत करके वापस यहीं आना है। तो आदमी इतनी मेहनत क्यों करेगा कि वो ढेरों तो गर्म कपड़े भरेगा, साथ में खजाना लेगा, जाएगा, फिर वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं ये खजाना लेकर जाने वाली बात भी स्पष्ट करती है कि नेताजी को स्वयं अपनी योजना अनुसार उस कार्य के लिए जा रहे थे। तो तमाम तरह की जो ये चीज़ें थी, ये पीएस फिनी की रिपोर्ट में मेंशन थी। पीएस फिनी ने अपनी फाइनल जो स्टेटमेंट दी उसमें साफ साफ लिखा कि मुझे पूरा संदेह है कि नेताजी मारे नहीं गए। ये व्यक्ति या तो रूस हो सकता है या फिर कहीं और चला गया है, लेकिन ये व्यक्ति मरा नहीं है। ये पीएस फिनी की और इस जांच दल की फाइनल रिपोर्ट थी। उस दिन जो वाकया हुआ था वो वाकया यही था, जो विस्तृत तरीके से कि नेताजी को जाना है, सरेंडर करना है, तो सरेंडर करना है। अब देखिए इस कहानी में भी कितना बड़ा झोल है। अगर आप कहानी को देखेंगे और तकनीकी रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। जापान सरकार के अफसर नेताजी को सूचित करते हैं कि साहब आप, चूँकि जापान के तो घुटने टेक दिए थे जापान ने परमाणु बम हमले के बाद, और सरेंडर करना था। तो एलाइड फोर्सेस से हारने के बाद जापान को सरेंडर करना था और आईएनए का भी सरेंडर होना था। तो नेताजी को ऑप्शन दिया कि आप स्वयं सरेंडर करेंगे हमारे साथ में या अलग से, क्योंकि आपकी भी एक सरकार है तो हो सकता है आप अलग से करना चाहें। तो नेताजी इस डिस्कशन को करने के लिए कि कैसे सरेंडर करना है टोक्यो जा रहे थे। अब टोक्यो ये जा रहे थे तो 17 अगस्त को ये पहुंचे सैगोन। आखिरी फोटो इनकी सैगोन में ली गई है, जो आज मैंने उस दिन पे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दुनिया भर में नेताजी की वो आखिरी फोटो मौजूद है जिसमें वो एक हवाई जहाज से उतरते हुए दिखाए जा रहे हैं, जो सैगोन एयरपोर्ट की फोटो है। नेताजी सैगोन एयरपोर्ट उतरे। सैगोन एयरपोर्ट से फिर उन्होंने रात्रि में उड़ान भरी, जो 17 अगस्त की रात को तुरीन नामक एक जगह पर रुके। तुरीन में उन्होंने डिनर किया, सोए। 18 अगस्त को सुबह मित्सुबिशी जो एरोड्रम है ताइवान का, वहाँ पर रुके, लंच किया। लंच कर जब उड़ने लगे तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और नेताजी उसमें जल गए। डीजल टैंक कपड़ों पे फटा, 3rd डिग्री बर्न हुआ। इलाज के दौरान नेताजी की मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल एकदम कहानी वही है जो सरकारें कहती है, इसमें अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन इस इंट्रोगेशन रिपोर्टों में जो इस कहानी के अंदर जो सच निकल कर आया, जो आज उपलब्ध है, आप सब लोग आप देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़कर केवल आपका मनोरंजन करने के लिए बोल रहा हूँ। इस कहानी का एक एक फैक्ट आप जान सकते हैं। सब कुछ आज अवेलेबल है, उपलब्ध है। यदि आपको चाहिए तो अभी कुछ दिनों बाद इसी विषय पर मय सबूतों के मेरी पुस्तक भी आ रही है, तो आप उस बुक में भी इसको पढ़िएगा, पूरी की पूरी स्टोरी। तो साहब की 16-17 की दरमियानी रात को जनरल यशोदा की जो बैठक थी उसमें डिस्कशन हो रहा था कि नेताजी को कहाँ लेकर जाया जाए। पहला फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि साहब नेताजी को कहीं दूसरी जगह जाना है, टोक्यो नहीं जाना। अब नेताजी को ले जाने के लिए सैगोन एयरपोर्ट तक तो नेताजी सभी साथियों के साथ आते हैं, जिसमें हबीबुर रहमान है, प्रीतम सिंह है, गुलजारा है, AS अय्यर है। ये सब तुरीन पहुंच जाते हैं, सैगोन पहुंच जाते हैं। लेकिन सैगोन में नेताजी से कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से अब आप अपने विमान में यात्रा नहीं कर सकते, आपको एक बॉम्बर विमान है जो आपको टोक्यो ड्रॉप कर देगा, उसी में जाना है। जिस व्यक्ति के पास खुद का अपना निजी विमान जापान सरकार ने जिसको दिया है, वो व्यक्ति अपने निजी विमान में नहीं जाएगा, एक बॉम्बर प्लेन में जाएगा। और बॉम्बर प्लेन में जाने के लिए उसको कहा जाता है। साथ में ये भी हिदायत दी जाती है कि बॉम्बर प्लेन में जगह नहीं है, आप अकेले जा सकते हैं। तब नेताजी के एक साथी थे, तो उन्होंने कि रहमान
तो रहमान ने कि साहब आप अकेले नहीं जाएंगे, कम से कम मैं आपके साथ चलूं। तो रहमान उस समय नेताजी के साथ गए। ये विमान तुरीन में उतरा। तुरीन में उतरने के बाद जैसा जैसा मैंने बताया कि ये मित्सुबिशी एयरपोर्ट जो आजकल डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन चुका है बहुत बड़ा ताइवान का, वहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी चल गए। लेकिन नेताजी कभी सैगोन एयरपोर्ट से, केवल सैगोन एयरपोर्ट तक पहुंचे, फोटो सैगोन की ली गई, सैगोन के आगे नेताजी ने कभी यात्रा की ही नहीं। जो विमान बॉम्बर जहाज जो टोक्यो के लिए जा रहा था उसमें नेताजी गए ही नहीं। देखिए सैगोन एयरपोर्ट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उतरते हैं, उनकी फोटो क्लिक कर ली जाती है, फोटो खींची गई जो आज रिकॉर्ड में मौजूद है। जब तुरीन में उतरे नेताजी 17 अगस्त की रात को, तो तुरीन में उनकी फ़ोटो क्यों नहीं है? सैगोन से वापस टेक ऑफ करते हुए उनकी फ़ोटो नहीं है। 15 अगस्त 16 अगस्त तक का आपको पूरा रिकॉर्ड नेताजी का मिलेगा, 17 तक का भी आपको रिकॉर्ड मिल जाता है वो आखिरी फ़ोटो से। 17 अगस्त को दिन के बाद नेताजी से संबंधित कोई रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। न तुरीन एयरपोर्ट पर उनकी कोई फ़ोटो है, तुरीन हवाई अड्डे पर, न मित्सुबिशी एरोड्रम पर जब वो दोबारा उड़ान भर रहे थे तो वहाँ उनकी न कोई फ़ोटो है। जितनी जानकारी, जितनी कहानी, सारी सब केवल सुनी सुनाई, एक भी डायरेक्ट एविडेंस पूरी कहानी में नहीं है कि नेताजी कैसे मरे। खुफिया विभाग, जांच एजेंसियां हमेशा फैक्ट्स पर कार्य करती हैं। किस तरह कार्य करती है कि 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज, अगर 3 स्वतंत्र सोर्स हों और उनकी कही हुई बातें जिनका आपस में कोई संबंध नहीं हो, ऐसे 3 सोर्स अगर एक ही चीज़ को कह देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ही प्रमाण है। नेताजी से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी चीज़ नेताजी की मौत के बारे में नहीं थी, लेकिन मौत नहीं हुई है इस बारे में काफ़ी सारे इंडिपेंडेंटली काफ़ी सारे एविडेंस आ चुके और आए, जिनमें मैंने बताया था कि गांधी जी, आर्चिबल्ड वेब और अल्फ्रेड वॉक का सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके बाद अंग्रेजों की जो जांच कमेटी बनी, इस जांच कमेटी का रिजल्ट भी यही था, आज वो उपलब्ध है कि नेताजी नहीं मरे थे। इसके बाद अमेरिकन्स ने, आज जिसको पेंटागन हाउस कहते हैं उसको पहले आर्मी हेडक्वार्टर कहा जाता था, उस समय का आर्मी हो, तो उस समय पेंटागन की भी जांच रिपोर्ट में यही सामने आया कि नेताजी की डेथ नहीं हुई है। वो या तो सिंगापुर चले गए या रूस चले गए या कहाँ चले गए, लेकिन मरा नहीं है ये आदमी, क्योंकि प्लेन क्रैश उस दिन हुआ नहीं था। अब तीसरी चीज़ इसी में एक और कि जापानी जो खुद ये कहते हैं कि नेताजी की डेथ हो चुकी है, वो जापानी भी नेताजी की मौत से जुड़ा हुआ कोई सबूत नहीं दे पाए। जो फोटो नेताजी की मौत से जुड़ा हुआ एक जापान सरकार ने दिया था, एक बनाकर स्केच टाइप कि साहब ये हवाई पट्टी है, इससे इतनी हाइट पर ये जहाज उड़ रहा था और जहाज उड़ते उड़ते इस हाइट पर गिर गया और उसमें नेताजी मर गए। वो 1967 के आसपास भारत सरकार को मिला था, लेकिन 2015 में जैसे ही ये बात उठी कि नेताजी की मौत से में कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा भारी स्तर पर उठी, 2015 में भारत सरकार के पास से वो फ़ोटो गायब हो जाती है। एक RTI लगाकर वो फ़ोटो मांगने की कोशिश की कि साहब वो जो दुर्घटना हुई थी उस विमान का, जो आपके पास जले हुए विमान का फ़ोटो था वो दीजिए। भारत सरकार ने RTI के जवाब में कहा कि वो फ़ोटो मिसिंग है, गायब है। प्रधानमंत्री कार्यालय से 2015 में ऐसी फ़ोटो गायब हो जाना संभव है? आप RTI लगाइए, अभी भी मिसिंग में देंगे आप। तो इन तमाम जांचों रिपोर्टों के आधार पर एकदम क्लियर हो गया कि ये सारा झोल पैदा किया गया था। तो फिर जब ये झोल पैदा किया गया था तो इस झोल को 1945 में सच किसने बनाया? अगर ये कहानी क्लियर हो गई थी कि नेताजी की मौत से संबंधित जो कहानी चल रही है वो झूठी है, ये कन्फर्म हो गया था उस समय जांचों के बाद, विभिन्न जांचों के बाद जो एकदम सामने हुई और पीछे से भी हुई, तो उसके बाद किसने इसको ऑथेंटिक रूप से मान्यता दी कि नेताजी की मौत हो चुकी है? ये शख्स और कोई नहीं था, ये शख्स था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेहरू जब सिंगापुर नहीं गए थे 1945-46 में, तो उससे पहले नेहरू खुद कहते थे कि सुभाष जिंदा है, सुभाष जिंदा है, सुभाष की डेथ नहीं हुई है। लेकिन नेहरू जैसे ही सिंगापुर जाकर वापस आए, ये मेरी ओरल स्पीच नहीं है, एकदम प्रामाणिक रूप से लिखी हुई चीज़ है। सिंगापुर से वापस जैसे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आते हैं, वो बयान देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मारे गए। उसके बाद तो आज तक ये भारत सरकार का एकदम कड़ा स्टैंड बन गया कि नेहरू जी ने कह दिया कि नेताजी मारे गए मतलब मारे गए, कोई जांच, कोई डीएनए टेस्ट, कोई कुछ नहीं। नेहरू जी का कहा ही सच है, क्योंकि नेहरू जी भगवान है। और बाद में यही नेहरू जी 1960 तक नेताजी के परिवार की जासूसी करवाते हैं। नेताजी के घर आने वाले प्रत्येक पत्र की कार्बन कॉपी नेहरू जी के कार्यालय में पहुंचाई जाती है। आईबी के लोग नेताजी के परिवार की जासूसी करते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति मर चुका है उसके परिवार की जासूसी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नेताजी की मौत नहीं हुई है, केवल कुछ कारणों से, षड्यंत्रों से, या जो भी तुम्हारी संभावनाएं रही होंगी, जिनको मैं आगे धीरे धीरे खोलता रहूंगा प्रत्येक वीडियो में। किसी न किसी तुम्हारे एक विशेष कारण की वजह से तुमने उस झूठ को सच बनाया। नेताजी की मौत नहीं हुई थी। नेताजी की मौत की झूठी कहानी यदि किसी ने गढ़ी थी, तो उस कहानी को गढ़ने में नेताजी का तो कुछ योजना थी कि उन्होंने गढ़ी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा काम और एक्सेप्ट करवाने का सबसे बड़ा काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसको पब्लिकली स्पीच दी और कहा कि नेताजी मारे जा चुके हैं। बाद में हालांकि जब जनता का दबाव पड़ा, जनता जानना चाहती थी, तो अलग अलग जांच आयोग बनाए गए, अलग अलग जांच आयोग बने, अलग अलग जांचें हुई। कोई भी जांच आयोग फैक्ट रूप से नेताजी की मिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाया। एक जांच आयोग, जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग जो था, वो कहीं ना कहीं एक हद तक सफल हुआ, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट सिरे से खारिज करते हुए उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को गायब कर दिया। आज वो रिपोर्ट किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। यदि कहीं है, आरटीआई लगाकर हमने देखा, भारत की सुरक्षा का प्रश्न बताकर उस आरटीआई को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जस्टिस मनोज मुखर्जी की वो जो जांच थी उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ये तो बात अभी तक की हुई कि जिसमें बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने आपको कुछ एविडेंस मोटे मोटे दे भी दिए कि नेताजी की डेथ नहीं हुई थी। अंग्रेज भी इस चीज़ को मानते थे, अमेरिकन भी मानते थे, गांधी जी, अल्फ्रेड वॉक और जो वेवल था, वाइसराय आर्चिबल वेवल, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता था कि नेताजी नहीं मारे गए हैं। वातानेव के इंट्रोगेशन में और ज़्यादा क्लियर हो गया। रहमान का जब इंट्रोगेशन किया गया तो उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें निकल कर आई, जिसमें साफ साफ लिखा उन्होंने, जांच कमेटी ने, कि रहमान साहब एक सदा सदाया झूठ बोल रहा है और ये पूरा का पूरा मामला ऐसा है। बाकायदा उनकी जांच में जो था कि पूरा का पूरा मामला ऐसा है कि इसमें कहीं भी रत्ती भर भी सच नहीं है, लेकिन इस झूठ को इतना बढ़िया तरीके से गढ़ा गया है कि इसमें कोई सबूत भी नहीं है कि ये झूठ है, और ये भी सबूत कोई नहीं है कि ये झूठ नहीं है। तो इसको बॉस मिस्ट्री उन लोगों ने नाम दे दिया। हाँ, मेरे पास, मैं ये 100% एकदम तगड़े तरीके से दावा आपके सामने कर सकता हूं कि मेरे पास उन तमाम साक्ष्यों के अतिरिक्त भी एक साक्ष्य ऐसा मौजूद है जो सिर्फ मैं खोजते खोजते उस साक्ष्य के करीब पहुंचा कि एक अतिरिक्त साक्ष्य मेरे पास है, जिस साक्ष्य ने 1945 तो क्या 1980 के आसपास, शायद हाँ 70-80 के आसपास नेताजी को जीवित देखा। एक व्यक्ति अभी भी मौजूद है, जीवित है, भारत का बहुत बड़ा व्यक्ति है आज भी, और सार्वजनिक मंच पर वो तो अब कहना बंद कर दिया किन्हीं कारणों से, वरना उसने दहाड़ दहाड़ कर कहा है, किसी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया उस व्यक्ति को। ऐसे एक व्यक्ति से मैं आपको परिचय करवाऊंगा आखिरी का जब वीडियो होगा इसके बाद। लेकिन अब जो चूंकि चर्चा कि साहब ये क्लियर हो चुका है, जांच आयोगों का क्या हुआ वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साथ में राम मंदिर का मुद्दा कब आया, अगले वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक व्यक्ति के जानने के लिए
कि साहब ये बीच में राम मंदिर का जो मुद्दा था, अचानक 1980 में ये कैसे उछाल में आया, शिलान्यास वगैरह, जबकि इतना खून खराबा चल रहा था। ये राम मंदिर का नेताजी से क्या संबंध है? नेताजी और राम मंदिर के बीच में ऐसा कौन सा जुड़ाव था कि राम मंदिर मुद्दा उछाल में आया नेताजी के नाम के साथ साथ? साथ ही उस समय एक बहुत चर्चित कांड हुआ था यूपी, जो प्रयागराज हाई कोर्ट में जो चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सॉरी, शाहबानो कांड। तो शाहबानो कांड का नेताजी से क्या जुड़ाव था, वो भी मैं आपको अगले में बताऊंगा। प्रत्येक वीडियो में बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का बार बार मेरा प्रयास रहेगा, बताने का, इस सच से रूबरू करवाने का कि जो मैं जानता हूँ, जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा और जितना मैंने खोजा, उसके आधार पर मुझे जो जानकारी नेताजी के संबंध में हुई, मैं चाहता हूं कि वो आप सब लोग देखें। और जितने भी लोग हैं जो नेताजी के प्रशंसक हैं, नेताजी को मानने वाले हैं, नेताजी के अनुसरण करते हैं, नेताजी को अपना आइडल मानते हैं और नेताजी का सच जानना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला जो भी मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। जय श्री राम, जय भारत, वंदे।